आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक डॉन को भरी अदालत में आकर अपना टैटू से भरा शरीर सबके सामने दिखाना पड़ा। दोंगसू एक क्रिमिनल माफिया है और वो इस कोर्ट में एक सीरियल किलर को सजा दिलाने आया है। 15 दिन पहले की बात है। दोंगसू अपनी कार में गाना गुनगुनाते हुए जा रहा था, तभी अचानक उसे एक सफेद कार ने पीछे से टक्कर मारी। बारिश बहुत तेज हो रही थी और रास्ते फिसलन भरे थे। वो सफेद कार का ड्राइवर उससे माफी मांगता है। दोंगसू बात बिना आगे बढ़ाए उसे जाने देता है, लेकिन जैसे ही दोंगसू पीछे मुड़ता है वो आदमी उस पर चाकू से एक के बाद एक 2 वार करता है। दोंगसू को इस अचानक हमले की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन अपने वर्षों की लड़ाई के अनुभव से दोंगसू ने उस आदमी को उछालकर दूसरी ओर फेंक दिया, जिसके बाद वो उसे पकड़कर कार के बोनेट पर गिराकर मारता है। दोंगसू उसी का चाकू उठाकर उसी के कंधे में घोंप देता है। आदमी को एहसास होता है कि वो उसे नहीं हरा सकता, इसलिए वो अपनी कार में बैठकर भाग जाता है, जबकि ज्यादा खून बह जाने के कारण दोंगसू बेहोश होकर गिर पड़ता है। भाग्यवश उसे समय पर हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। उसके गैंग के लोग सोचते हैं कि ये उनके बॉस को खत्म करने की विरोधी गैंगस्टर की कोशिश है और वो उसके ठिकाने को उसी रात बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अगली सुबह जब दोंगसू उठता है वो बताता है कि वो किलर कोई गैंगस्टर नहीं था, क्योंकि उसके चाकू चलाने में कोई उद्देश्य नजर नहीं आता था। तभी वहाँ एक पुलिस वाले की एंट्री होती है। इसका नाम टाई है। दोंगसू सोचता है कि ये उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने यहाँ आया है, लेकिन असल में टाई एक सीरियल किलर के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है और उसे शक है कि सीरियल किलर और वो आदमी जिसने रात दोंगसू पर अटैक किया था दोनों एक ही हैं। इसलिए वो दोंगसू के पास सबूत जुटाने आया है। लेकिन दोंगसू ने उससे बस एक ही बात कही, यहाँ से दफा हो जाओ। पता चलता है कि दोंगसू उस किलर को खुद पकड़ना चाहता है। टाई को एहसास होता है कि यहाँ से निकल जाना ही बेहतर होगा और वो बाहर जाकर दोंगसू की कार की छानबीन करने लगता है। उसे उसकी कार पर पीछे से टकराने के निशान दिखाई देते हैं, जो उस सीरियल किलर के खास तरीके से मेल खा रहे थे। पुलिस वाले के जाने के बाद विरोधी गैंग का लीडर दोंगसू से मिलने पहुंचता है। एक बड़ा क्रिमिनल माफिया होने के बावजूद इस तरह किसी से पिटकर घायल होना दोंगसू के लिए बड़े अपमान की बात थी। अब दोंगसू अपनी याददाश्त के सहारे सीरियल किलर का स्केच बनवाता है और अपने आदमियों को उस सीरियल किलर को पुलिस से पहले खोज कर लाने को कहता है। लेकिन इसी बीच सीरियल किलर एक और कत्ल को अंजाम देता है। वो एक ट्रक ड्राइवर को मार देता है और उसका बड़ा ट्रक लेकर निकल जाता है। लेकिन वो इस बात से अनजान था कि ऐसे ट्रकों में आमतौर पर 2 आदमी चलते हैं। ट्रक में दोनों के बीच हाथापाई के दौरान उसका खंजर सड़क के किनारे गिर जाता है। दूसरी ओर दोंगसू के घायल होने की घटना हर जगह खबर बनकर हर तरफ फैल चुकी थी और विरोधी गैंग ने सर उठाना शुरू कर दिया था। आखिरकार गैंगस्टर होना ताकत का प्रदर्शन ही तो है। वो सोचता है कि समय आ गया कि सबको याद दिला दिया जाए कि पहले दोंगसू कितना खतरनाक था और आज भी वो उतना ही भयावह है। अब उस सीरियल किलर का खंजर दोंगसू के आदमी को मिल जाता है। दोंगसू देखते ही पहचान लेता है ये वही खंजर था जो किलर ने उसे मारने के लिए इस्तेमाल किया था। वो ऑफिसर टाई को डिनर पर बुलाता है और वो उसे पुलिस के साथ सहयोग करने की सहमति देता है। दोंगसू अपने आदमियों को सीरियल किलर को पकड़ने के लिए लगा देता है और टाई उसे पकड़ने के लिए तकनीक का सहारा लेगा। लेकिन दोंगसू की सहयोग करने के बदले एक ही शर्त थी कि चाहे जो कोई भी किलर को पकड़े, लेकिन उससे सबसे पहले वो ही निपटेगा। टाई तुरंत उसकी शर्त को मान लेता है, बिना ये जाने कि दोंगसू एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, क्योंकि वो कोरिया का सबसे खतरनाक गैंगस्टर है। वो अपने हाथों से ट्रेन भर दुश्मनों को खत्म कर चुका है और उसके वाइन के ग्लास में दुश्मन की उंगलियां होती हैं। उसे खाते समय अगर कोई थोड़ा भी परेशान करने की कोशिश करता है वो उसके बाल खींचकर उसके गालों पर थप्पड़ लगाता है। लेकिन इस कठोर माफिया पर एक सीरियल किलर ने अटैक किया है और एक प्रसिद्ध गैंगस्टर के लिए ये एक शर्मिंदगी की बात है कि किसी ऐसे वैसे ने उसे हॉस्पिटल में भर्ती होने पर मजबूर कर दिया। अब विरोधी गैंग्स ने इस परिस्थिति का लाभ उठाकर उसके इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। दोंगसू को लगा अब बहुत हो चुका। अब वो अपने आदमियों को चुपके से भेजकर विरोधी गैंग के लीडर को उस सीरियल किलर के खंजर से मरवा देता है और वो खंजर योजना अनुसार वहीं छोड़ देते हैं। जब पुलिस ने उसका परीक्षण किया तो पाया कि खंजर में सीरियल किलर द्वारा मारे गए लोगों के डीएनए मौजूद हैं। जब टाई को इस बारे में पता चला वो सीधा दोंगसू के पास पहुंचा। वो उसके पास पहुंचा और उसने दोंगसू के मुंह पर झापड़ लगा दिया। दोंगसू बोला, अगर मैंने तुम्हें जवाब नहीं दिया तो तुम सोचोगे कि बॉस तुम हो। वो टाई को उठाकर नीचे फेंक देता है। टाई उससे कहता है कि जब मैं सीरियल किलर को पकड़ लूंगा उसके बाद मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। अब गैंगस्टर की मौत का इल्जाम भी उस सीरियल किलर के ऊपर आ चुका था। ये एक बड़ी खबर बन चुकी थी और ये न्यूज आखिरकार सीरियल किलर तक पहुंच जाती है। वो धीरे से कहता है कि ये तो मैंने नहीं किया। उसकी बात सुनकर पास बैठा नूडल बॉय शॉक्ड रह गया। अब सीरियल किलर उठता है, लड़के का कंधा दबाकर चला जाता है। उधर दोंगसू झूठा दिखावा करने प्रतिद्वंदी गैंगस्टर के अंतिम संस्कार में आता है और सीरियल किलर वहीं उसके पीछे खड़ा था। वो उठकर जाता है और मृत गैंगस्टर के उत्तराधिकारी जैक को एक कागज पकड़ाता है जिसमें लिखा था कि किसी ने बॉस को मेरे खंजर से मारा है। जैक तुरंत समझ गया कि उसका इशारा किसकी ओर है। यहाँ से निकलने के तुरंत बाद सीरियल किलर एक और मर्डर करता है और वो अपनी कार को मौकाए वारदात पर छोड़ जाता है, जिसका मतलब था कि उसने अब दोंगसू के साथ जंग का ऐलान कर दिया था। दोंगसू और टाई को सीरियल किलर की कार में एक आधा अधूरा फिंगरप्रिंट मिलता है, लेकिन तभी जैक और उसके गैंग के आदमी वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें लोहे के लाठी डंडों से पीटना शुरू कर देते हैं। दोंगसू इन सारे लोगों के सामने अकेला जरूर था, लेकिन वो उनके सामने बिल्कुल भी कम नहीं था। उसने 1 मिनट के अंदर ही लगभग सारे गैंग को मार गिराया। जब उसने देखा कि टाई संघर्ष कर रहा है वो उसकी मदद के लिए सामने वाले को एक पंच मारता है, लेकिन इस लड़ाई में टाई गलती से जैक को चाकू मार देता है। एक पुलिस वाला होने के नाते टाई घबरा गया था कि उसने किसी की हत्या कर दी है। दोंगसू ने उससे कहा, चले जाओ और एक पेशेवर को इससे निपटने के लिए छोड़ दो। अब अगले दिन पुलिस उसकी कार में मिले फिंगरप्रिंट से सीरियल किलर की पहचान कर लेती है। दोंगसू और उसके आदमी बड़े पैमाने पर सीरियल किलर की तलाश शुरू कर देते हैं, लेकिन लंबे वक्त तक तलाश करने के बाद भी उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता। क्या आपने ऐसा भला गैंगस्टर कभी देखा है? वो अपनी सिगरेट फेंक देता है जब वो देखता है कि एक स्कूल की लड़की को उसके धुएं से घुटन हो रही है और वो उसे अपनी छतरी दे देता है क्योंकि उसके पास नहीं थी। जब पुलिस वाला ये देखता है वो लड़की से अनजान लोगों से चीजें लेने के लिए मना करता है। वो कहता है कि ये एक गैंगस्टर है। लड़की जवाब में कहती है कि मुझे तो लगता है कि गैंगस्टर तुम हो। वो उसे बस में जाते हुए देखते हैं। वो नहीं जानते थे कि इसी बस के अंदर वो सीरियल किलर भी बैठा है। उस रात दोंगसू और उसका गैंग एक रेस्टोरेंट में आगे की प्लानिंग तैयार कर रहे थे। तभी दोंगसू की नजर एक न्यूज रिपोर्ट पर जाती है जिसमें एक स्कूल की लड़की की दर्दनाक मौत के बारे में बताया जा रहा था। दोंगसू उस लड़की के पास पड़े छाते को देखता है और उसे एहसास होता है कि ये वही प्यारी लड़की है जिससे वो आज मिला था। वो तुरंत अपने आदमियों से किलर को तलाशने के लिए कहता है। शहर के सारे इंटरनेट कैफेज और बार्स में ढूंढने के बाद आखिर उन्हें सीरियल किलर की कार एक गली में खड़ी दिखाई पड़ जाती है। वो उसे घेर कर रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीरियल किलर गली में भाग जाता है।
दोंगसू को अचानक एक चीख सुनाई देती है। जब वो उस जगह पर पहुंचता है उसे पता चलता है कि उसका खास आदमी मार दिया गया है। दोंगसू खून के निशान का पीछा करते हुए एक बार में पहुंचता है। वो देखता है कि रूम के अंदर लोगों के चेहरे पर एक डर दिखाई दे रहा है। वो लड़कियों को जाने का इशारा करता है। इस पल वो सीरियल किलर से सिर्फ एक दरवाजे की दूरी पर था। वो अचानक तेजी से दरवाजा तोड़कर सीरियल किलर को दरवाजे के नीचे दबोच लेता है, जिसके बाद दोंगसू दरवाजे में मुक्का मार के एक होल कर देता है। वो दरवाजे के पार से ही सीरियल किलर के अंजर पंजर ढीले कर देता है। उसके बाद वो उसे जमीन पर घसीटते हुए अपने अड्डे पर ले जाता है और उसे एक कुर्सी से बांध देता है। वो उसे एक और पंच मारता है। सीरियल किलर अब अधमरा हो गया था और पिटते पिटते बहुत थक गया था। दोंगसू भी उसे मारते मारते थक गया था और अब वो सीरियल किलर का गला काटने की मंशा से एक तलवार उठाता है। दोंगसू की तलवार उसका सर धड़ से अलग करने वाली ही थी, तभी एक जीप घुसते हुए अंदर आती है और दोंगसू को ठोकर मारकर गिरा देती है। ये टाई है जो उसे रोकने के लिए यहाँ आया है और वो इस सीरियल किलर को कानून के हवाले करने ले जाता है। जब दोंगसू को होश आता है वो एहसास करता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। उसके गैर कानूनी जुए के अड्डे को पुलिस ने बंद कर दिया है और अब वो एक वांटेड क्रिमिनल है। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि टाई उसे इस तरह से बर्बाद करेगा। पुलिस ने सीरियल किलर को पकड़ तो लिया, लेकिन उसने एसिड से अपने सारे फिंगरप्रिंट्स गायब कर लिए थे। अब पुलिस के पास कोई भी सीधा सबूत नहीं था जो प्रूव कर सके कि सीरियल किलर हत्यारा है। और अब जज उसे बरी करने ही वाला था कि तभी दोंगसू धीरे धीरे बढ़ते हुए कोर्ट में एंटर करता है। दरअसल कोर्ट के ट्रायल से पहले टाई दोंगसू के पास आया था और उसने दोंगसू से कोर्ट में गवाही देने के लिए कहा था। दोंगसू अपनी शर्ट उतारता है और अपने टैटूज दिखाता है, उसमें छुपे घाव दिखाने के लिए जो इस सीरियल किलर ने उसे दिए थे। वो जज को बताता है कि सीरियल किलर के बाएं कंधे पर भी ऐसे घाव का निशान है जो मैंने उसे उसी के खंजर से दिया था। इसके अलावा दोंगसू जज को सीरियल किलर का एक नोट दिखाता है जिसमें से उसने समवन शब्द को हटा दिया था और किल्ड बाय माय नाइफ लिखा रहा गया। सारे सबूतों को देखकर जज ने सीरियल किलर को उम्र कैद की सजा सुनाई। उसके कुछ दिन बाद एक कैदी की प्रिजन में एंट्री होती है और सारे कैदी वैन में मौजूद उस आदमी को झुककर सलाम करते हैं। दोंगसू वैन से निकलकर बाहर आया। सीरियल किलर प्रिजन के एक कोने में बैठा हुआ था और जैसे ही उसने दोंगसू को देखा उसके चेहरे का रंग उतर गया और दोंगसू सीरियल किलर को एक शैतानी मुस्कान के साथ देख रहा था। उसने कोर्ट में गवाही देने की एक शर्त रखी थी कि टाई उसे उसी सेल में रखेगा जिसमें सीरियल किलर को रखा गया है। सीरियल किलर शावर ले रहा था और दोंगसू एक रस्सी के साथ शावर रूम में पहुंचता है। अब वो भाग नहीं सकता था। अपराधी बड़ा हो या छोटा, जब कानून न्याय करने में नाकाम रहता है उस वक्त न्याय पाने का सिर्फ यही तरीका रह जाता है।